जिस तरीके की सिचुएशन आप देख पा रहे हैं वादी में ख़ास तौर पे, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप अपनी नज़र से वादी की तमाम तीनों सीटों पर? देखिए, अनंतनाग राजौरी सीट जो है उस पे लावी साहब और महबूबा मुफ्ती के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। वहीं अगर देखा जाए तो उधर मोहम्मद सलीम परे जो एडवोकेट है वो डीपीएपी की तरफ से है और जफर इकबाल मनाज साहब है अपनी पार्टी की तरफ से। तो इन चारों कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। और अनंतनाग राजौरी के लिए अभी रिसेंटली बोला गया है कि उनका इलेक्शन डेट जो है पोलिंग डेट जो है वो थोड़ा सा डिफर कर दिया जाए, लेकिन एनसी और पीडीपी ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि इनका कोई अल्टीरियर मोटिव है। अब किस तरीके से क्या देखा जाता है कि अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही लास्टली डिसाइड करेगा कि किस तरीके से एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, कि डिफर करें नहीं करें। श्रीनगर और बारामूला में भी जिस तरीके से बीजेपी अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है, अब इट्स ऑफिशियल नाउ, अपनी पार्टी को और डीपीएपी को और साथ में जेकेपीसी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, इनका क्या इंटेंशन है, किस तरीके से अगर ये जीत भी जाते हैं तो लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। इट्स वेरी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी इनकी क्या पॉलिटिकल रणनीति है। क्या समीकरण होगा, सिचुएशन कैसे बदलेगी। अपना कैंडिडेट उतारना इन्होंने सही नहीं समझा, लेकिन ये बैकफुट में काम करना चाहते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव। बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राणा साहब आपकी तरफ आएंगे। बीजेपी का बैकडोर से एंट्री मारना, खासतौर पे हालांकि ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली ये समझा जा रहा है, बैकडोर से एंट्री मारना बीजेपी का किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किसके लिए नुकसानदेह? देखिए, जम्मू कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व काफी बड़ा है। अब बीजेपी की एंट्री मारना इन 3 सीटों में कहीं ना कहीं जो एंटी एनसी वोट है या एंटी पीडीपी वोट है उसका बंटवारा करना है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन लिया गया है कि जो वोट्स एंटी एनसी वोट है उसको स्प्लिट ना होने दिया जाए, उसको कंसोलिडेट किया जाए। और इसी में आप देखते हैं कि जो नॉर्थ कश्मीर है वहां पे अपनी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, साउथ कश्मीर में सज्जाद लोन सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी को। तो एक एफर्ट किया गया है कि जो थर्ड ऑल्टरनेट निकल सकता है कश्मीर में वो निकाला जाए। दूसरा, बीजेपी को ये भी कहीं ना कहीं टेंशन है कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं और सिग्निफिकेंट नंबर से हारते हैं तो क्या वो कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन तो नहीं है उनके 370 डिसीजन को लेकर और उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं कश्मीर को लेकर, क्या वो उसको कहीं रिफ्लेक्ट तो नहीं करता। और अगर लोग ऐसा परसीव करते हैं तो क्या उससे उनको असेंबली इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है ये दोनों कारण रहे हैं इस स्ट्रेटजी के पीछे कि कश्मीर में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे। मगर सवाल ये भी है कि ये एक वैलिड स्ट्रेटजी है और आप बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज है कंट्री में जहां पे भारतीय जनता पार्टी खुद खड़ा नहीं कर रही तो वहां पे अलायंस खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि पब्लिकली अब भारतीय जनता पार्टी आकर एक अलायंस पार्टनर की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। दबे जबान से तो सबको पता है कि कौन कौन अलायंस पार्टनर्स है भारतीय जनता पार्टी के, बट पब्लिकली इसकी घोषणा क्यों नहीं की जा रही है। क्या जो लोकल पार्टीज है उनका दबाव है कि हम आपके साथ नहीं दिखना चाहते? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहती है ऑफिशियली सज्जाद लोन और अपनी पार्टी से, क्योंकि दोनों की जो हिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं दाग तो लगेगी।